कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि पुलिस को भी उस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी में एक व्यक्ति एक दो नहीं बल्कि 7 हत्याएं कर देता है और सबसे बड़ी बात कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है। पर जब 8वां कत्ल होता है, पुलिस इस केस को इतना काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है कि वो मजबूर होकर आखिरकार 23 सालों बाद एक दिन थाने में सरेंडर कर देता है। और अपना जुर्म कबूल करने के बाद जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की। बात कर रहा हूँ मैं 24 मार्च की सुबह। दरअसल लुधियाना के विकास कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, विकास कॉलोनी के एक सुनसान जगह पे एक सूटकेस पड़ा हुआ है जो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। व्यक्ति जैसी इस तरह की बात कहता है, उसके बाद से पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुँचती है और सूटकेस को जब ओपन करती है तो अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक सा जाता है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक व्यक्ति का डेड बॉडी जो कई हिस्सों में पड़ा हुआ था, उसके चेहरे को भी ईंट से बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, जिसकी वजह से उसका शिनाख्त कर पाना भी लगभग नामुमकिन था। पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो देख करके एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल पुलिस को हैरान करने वाली बात यह होती है कि इस तरह की डेड बॉडी पुलिस को पहली बार बरामद नहीं हुई थी। दरअसल साल 1995 से लेकर के अब तक पुलिस को इस तरह की डेड बॉडी 7 बरामद हो चुका था, जिन सबकी हत्याएं भी सेम इसी प्रकार से किया गया था। डेड बॉडी को देखने के बाद पुलिस यही अंदाज़ा लगाती है कि शायद इस व्यक्ति की भी हत्या उसी ने किया है जो इससे पहले 7 लोगों की डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी। डेड बॉडी के बारे में जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो आखिरकार उस डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है अनिल कुमार, जो उसी इलाके का रहने वाला है। डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। हालांकि इस डेड बॉडी के बारे में इलाके के एसपी हरविंदर सिंह को जब मालूम चलता है तो एसपी हरविंदर सिंह के रातों की नींद हराम हो जाती है। दरअसल एसपी हरविंदर सिंह अब पुराने जितने भी फाइलें होती हैं सबको मंगवाते हैं और बेहतर तरीके से उन सारे फाइलों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद सारे केस की जिम्मेदारी डीएसपी सौरभ जिंदल को दे देते हैं। सारे केस की फाइल जब डीएसपी सौरभ जिंदल के हाथों में आ जाता है, उसके बाद से जिंदल साहब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले एक टीम का गठन करते हैं और सारे फाइलों को बारी बारी से चेक करते हैं। तो मालूम चलता है कि पहला हत्या साल 1995 के लुधियाना शहर में हुआ था। मरने वाले व्यक्ति का नाम था नंदलाल। सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि 7 हत्याएं होने के बाद सबकी शिनाख्त तो हो जाती है, लेकिन पुलिस कभी भी अपराधी तक पहुंच ही नहीं पाती है और फिर इन सारे फाइलों को अनसुलझे ही बंद कर दिया जाता है। डीएसपी सौरभ जिंदल जब सारे फाइलों को चेक करते हैं तो इस केस की जांच पड़ताल की शुरुआत राजेंद्र कुमार से करते हैं। दरअसल राजेंद्र कुमार की डेड बॉडी साल 2015 में पटियाला के टैगोर सिनेमा के पीछे मिला था। जिंदल साहब जब राजेंद्र की फाइल को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उसके कपड़ों में एक विजिटिंग कार्ड मिला था जिस पे किसी सुरजीत व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। जिंदल साहब जब सुरजीत के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार सुरजीत के बारे में मालूम चल जाता है और फिर उसे थाने में बुलाते हैं। सुरजीत जब थाने में पहुंचता है, जिंदल साहब राजेंद्र के डेड बॉडी का फ़ोटो जब उसे दिखाते हैं, देख करके सुरजीत पहचान जाता है और जिंदल साहब से कहता है कि साहब, जिस मकान में मैं किराए पे रहता हूं, उसी मकान में राजेंद्र भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजेंद्र अचानक कहीं गायब हो गया और सबसे बड़ी बात कि उसकी पत्नी ना तो उसे कभी ढूंढने की कोशिश की और ना ही थाने में जाकर कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। सुरजीत जब इस तरह की बातें डीएसपी साहब से कहता है, उसके बाद से जिंदल साहब अब राजेंद्र की पत्नी को थाने में बुलाते हैं और फिर उसके पति के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पे राजेंद्र की पत्नी डीएसपी साहब से कहती है कि साहब, मैं जिस मकान में किराए में रहती हूँ, दरअसल उस मकान के मालकिन का नाम है रीना। दरअसल मेरे पति का रीना के साथ में अफेयर चल रहा था और रीना का सिर्फ मेरे पति के साथ में ये अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि उससे मिलने के लिए एक और भी व्यक्ति आता था। पड़ोसियों का कहना था कि दरअसल रीना उस व्यक्ति का रखेल है
जब मेरा पति अचानक कहीं गायब हो गया, मुझे लगा कि शायद मेरा पति रीना के साथ ही कहीं चला गया है, इसीलिए मैं उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। राजिंदर की पत्नी भी जब इस तरह की जवाब जिंदल साहब से देती है, अब जिंदल साहब को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद अब इस केस का खुलासा मकान मालकिन रीना ही कर सकती है। इसीलिए डीएसपी साहब मकान मालकिन रीना को थाने में बुलाते हैं और फिर रीना से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं जिस व्यक्ति के साथ रीना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। डीएसपी साहब जब रीना से एक पर एक कई तरह का सवाल करते हैं, सवाल सुनने के बाद रीना रोने लगती है और रोते हुए डीएसपी साहब को जवाब देती है कि साहब, मैं बेहद ही मजबूर हूँ। दरअसल मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस चुकी हूँ कि चाह करके मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। डीएसपी साहब जब विस्तार से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं, तब जाकर के रीना कहती है कि साहब, उस व्यक्ति का नाम है जगरूप सिंह। जगरूप सिंह जो पटियाला का रहने वाला है। दरअसल जगरूप के साथ में मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने मेरा कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ बना लिया और उसी फ़ोटो और वीडियोज़ दिखा करके मुझे ब्लैकमेल करता है। कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बाकी लोगों की जिस तरीके से मैंने हत्या किया है, तुम्हारी भी हत्या करने के बाद डेड बॉडी को चिल कौवों को खिला दूंगा। रीना जब जगरूप के बारे में पूरी कहानी डीएसपी साहब जिंदल से बताती है, उसके बाद से अब जिंदल साहब जगरूप से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाते हैं। लेकिन पुलिस जब अपनी टीम के साथ जगरूप के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि जगरूप अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका था। दरअसल जगरूप को पहले ही मालूम हो चुका था कि पुलिस उन सारे पुराने फाइलों को ओपन कर चुकी है और इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। जगरूप को यह भी मालूम चल चुका था कि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है। इससे पहले कि पुलिस जगरूप के घर पे पहुंच पाती, जगरूप अपना घर छोड़ करके फरार हो जाता है। उसके बाद से पुलिस अब जगरूप के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, पुलिस को यह मालूम चलता है कि दरअसल जगरूप जालंधर के बाईपास इलाके में है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ जालंधर के बाईपास इलाके में जाती तो है, लेकिन वहां से भी जगरूप फरार हो जाता है। उसके बाद से पुलिस फिर से जगरूप को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस जगरूप के ऊपर इतना काफ़ी दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार जगरूप इस प्रकार से मजबूर हो जाता है कि 28 मार्च को सिविल लाइंस थाने में अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस जब जगरूप से सारी हत्याओं के बारे में पूछताछ करती है तो जगरूप भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दरअसल जगरूप के पिता जब वो काफ़ी छोटा होता है तभी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जगरूप अपने एक बड़ा भाई और माँ के साथ रहता है। जगरूप के अंदर बचपन से एक बहुत बड़ी कमी होती है कि जब भी वो अपने हम उम्र के लड़की या फिर महिलाओं को देखता है, उनके पीछे पड़ जाता है। यही वजह होता है कि जगरूप जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जगरूप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। जगरूप भले ही अपनी पढ़ाई तो नहीं कर पाता है, लेकिन अपने आदतों में कोई सुधार नहीं करता है। दरअसल जगरूप के अंदर अब अय्याशी का नशा छा जाता है, जिसके लिए जगरूप को पैसों की भी ज़रूरत पड़ता है। पैसों को लेकर जगरूप को जब दिक्कत होती है, तभी जगरूप के दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल उसके बाद से जगरूप अब बन ठन करके रहता है और अक्सर जब भी लड़की या फिर महिलाओं से मिलता है, अपने आप को काफ़ी पैसे वाला और बन ठन करके दिखाता है, जिसकी वजह से जितनी भी लड़कियां फिर महिलाएं होती है उसके चंगुल में फंस जाती है। उसके बाद से जगरूप उन महिलाओं के साथ अपना समय व्यतीत करने के बाद कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो खींच लेता है और फिर मजबूर करके उन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में उतार देता है। कभी कभी तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें ले जाकर के कोठे पर भी बेच देता है। दरअसल जगरूप का मेन शिकार वैसी महिलाएं होती है जो या तो विधवा है या फिर तलाकशुदा हो। इस तरीके से करके जगरूप अपना जीवन व्यतीत तो करने लगता है, लेकिन साल 1995 में जगरूप की प्रेम प्रसंग लुधियाना का रहने वाला नंदलाल की पत्नी से शुरू हो जाती है। नंदलाल की पत्नी से जब जगरूप का प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी नंदलाल को मालूम चल जाता है। इसीलिए नंदलाल अपने पत्नी का विरोध करने लगता है। जब नंदलाल की पत्नी उसकी बात नहीं मानती है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। लेकिन नंदलाल जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, उसकी पत्नी इस बात की जानकारी जगरूप को दे देती है। जगरूप इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही एक दिन नंदलाल की हत्या कर देता है और नंदलाल की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कई अलग हिस्सों में कर देता है और सारी डेड बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके सुनसान जगह पे फेंक देता है। उसके बाद से जगरूप के लिए ये सिलसिला चल पड़ता है। जितने भी महिलाएं उसके कांटेक्ट में आती है, जब भी कोई उसका विरोध करता है,
इसी तरीके से जगरूप सबकी हत्याएं करना शुरू कर देता है। जब 3 हत्याएं कर देता है, इस बात की जानकारी जगरूप की मां और उसके भाई को भी मालूम चल जाता है। जगरूप के परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जगरूप सही रास्ते पर नहीं आता है। तभी इधर जगरूप के बड़े भाई को ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है और वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। जगरूप का बड़ा भाई जब ऑस्ट्रेलिया में जाता है, ठीक ठाक जब पैसे कमाने लगता है, अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेता है। लेकिन जगरूप की माँ जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो जाने से पहले ही अपने बेटे का शादी कर देती है, ये सोच कर के कि शायद कहीं शादी हो जाने के बाद जगरूप सही रास्ते पे आ जाए। शादी करने के बाद जगरूप की माँ ऑस्ट्रेलिया तो चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जगरूप की आदतों में कोई सुधार नहीं होता है। जब अपनी पत्नी के साथ रहता है, कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार जगरूप की सारी सच्चाई उसकी पत्नी को मालूम चल जाता है। उसकी पत्नी को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, जगरूप की पत्नी भी ना तो उसका कोई विरोध करती है और ना ही उससे कोई झगड़ा तकरार करती है, बल्कि एक दिन चुपके से उसे छोड़ करके हमेशा के लिए अपने घर चली जाती है और उसके बाद से दोबारा कभी वापस ही नहीं आती है। जगरूप की पत्नी भले ही अपने मायके चली जाती है, लेकिन उसके बाद जगरूप भी कभी उसे बुलाने के लिए नहीं जाता है, बल्कि अपनी ही ज़िंदगी में मशगूल रहता है। एक पर एक करके लगभग 7 हत्याएं कर देता है और उनके पास कोई सबूत भी नहीं छोड़ता है। लेकिन 8वां कत्ल जब मार्च 2024 में करता है, पुलिस जब अनिल की डेड बॉडी को बरामद करती है, उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और पुलिस जब केस की जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है, आखिरकार जगरूप मजबूर होकर एक दिन थाने में सरेंडर कर देता है। जगरूप पुलिस वालों से ये भी बताता है कि 2 कत्ल के मामले में मैं 4 से 5 साल जेल में भी रह चुका हूँ। फिलहाल पुलिस जगरूप को अपने हिरासत में लेने के बाद जेल तो भेज चुकी है, लेकिन जगरूप ने जितने भी हत्याएं किया था उन सब की अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल पुलिस का मानना है कि जगरूप ने 8 ही हत्याएं नहीं किया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हत्या किया होगा। देखने वाली बात अब यह है कि पुलिस इस केस में और कौन कौन सा नया खुलासा करने वाली है। फिलहाल जगरूप अपने किए हुए कर्मों का सजा जेल में काट रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।